गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग इस समय स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होकर अपनी पढ़ाई को पूरे मनोयोग से कर भी रहे होंगे। बच्चों, आप लोग को अपनी पढ़ाई पर अब पूरा ध्यान देना है और खूब मन से अपनी पढ़ाई करना है, क्योंकि अब आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है और एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। अभी तक आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और मैं फिर से सारे पाठों का पुनरावृत्ति करा रही हूँ आप लोगों को। इसलिए अब तो ये समस्या आप लोगों के पास नहीं होगी कि मेरे पास इसका प्रश्न उत्तर नहीं है या मैं इस पाठ को नहीं समझ पाया। जो बच्चे अभी तक ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई किए होंगे उन्हें ज़रूर सारी पाठ समझ में आ गई होगी। बहुत सारे बच्चे आप लोग व्हाट्सएप पर तो बनाते हैं किंतु वीडियो को नहीं देखते हैं। तो वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा आपको कि पाठ में क्या पढ़ाया गया। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि इस पाठ में क्या पढ़ाया गया, क्या समझाया गया। तब आप लोग समझ गए होंगे और अब से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद में सारी बात समझ में आ जाएगी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 5। इसके पहले पाठ 4 पढ़ाई थी, जो कहानी था शूलपाणी। शूलपाणी एक राक्षस था और उसके बारे में कहानी मैं बताई थी, पढ़ के समझाई थी और उसका प्रश्न उत्तर भी आपके व्हाट्सएप पर भेजी हूँ। आप सभी लोग उसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखे होंगे। तो आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ पाठ 5 और ये है एक कविता। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त और कविता का नाम है माँ कह एक कहानी। बहुत ही अच्छी कविता है और इस कविता में सिद्धार्थ, जिनका बचपन का नाम था वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी, जिनका नाम था यशोधरा, और उनका पुत्र राहुल के बारे में बताया गया है। ये उनकी पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल का एक वार्तालाप है, जिसे कविता के माध्यम से कवि ने बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया है। आप लोग इसे पहले भी सुने होंगे और आज मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस कविता में गौतम बुद्ध के बारे में तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे। गौतम बुद्ध कौन थे उनके बारे में मैं पूर्व में भी बताई हूँ, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह जानकारी होगा कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को चलाया था, जिनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो अभी नेपाल के पास है। और वो बहुत ही महान संत महात्मा थे, जिन्होंने लोगों में बहुत सारी ज्ञान को बताया लोगों को और जीने का ढंग भी सिखाया। गौतम बुद्ध बहुत महान थे। उन्हीं के पुत्र और पत्नी का ये वार्तालाप है। गौतम बुद्ध के बारे में मैं फिर से थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रही हूँ। गौतम बुद्ध बचपन से ही शांत विचार के थे। बाल मन से ही उनमें पता नहीं राजकाज में उन्हें मन नहीं लगता था, संसारिकता में मन नहीं लगता था और वो हमेशा एकांत में रहना पसंद करते थे। अभी मैं संक्षिप्त में उनके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत सारी बातें उनके बारे में बताई हूँ। और उनके इस स्वभाव को देखते हुए उनके पिता ने बाल उम्र में ही उनकी शादी कर दी थी एक यशोधरा नाम की सुंदर लड़की से।
वो सोचे कि शायद शादी कर देने के बाद परिवार में इनका मन रम जाएगा और ये वैराग्य की ओर नहीं ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी होने के बाद भी एक सुंदर पुत्र उन्हें होता है, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा था। एक दिन रात में अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को सोता हुआ छोड़कर गौतम बुद्ध निकल पड़ते हैं सन्यास की ओर, अपने ज्ञान प्राप्ति की ओर। जब वो चले जाते हैं तो उनका पुत्र जब धीरे धीरे कुछ बड़ा होता है तो वो अपने पिता को खोजता है। अपनी माता से बहुत तरह का प्रश्न करता है वो, और सवाल का उत्तर जानना चाहता है कि माँ मेरे पिता कौन थे, कैसे थे, कहाँ गए, अनेक सारे प्रश्न हमेशा वो अपनी माता से किया करता था। एक दिन वो राहुल अपनी माता से जिद कर बैठा कि माँ मुझे आज एक कहानी सुनाओ। तो वो कहती है कि कहानी मैं सुनाऊं? तो क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ बैठा है जो मैं तुझे कहानी सुनाऊं? तो बच्चों, मैं इस कविता को पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुने और मैं उसका अर्थ आप लोगों को बता रही हूँ। माँ का एक कहानी। राहुल अपनी माता से कहता है कि माँ एक कहानी बताओ। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? तब उसकी माँ कहती है यशोधरा कि बेटा क्या तुम मुझको अपनी नानी समझ लिया है? तब वो क्या कहता है, सुनो ध्यान से। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कहमा लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। तब वो कहता है कि माँ मुझसे यह चेटी, चेटी कहते हैं बच्चों दासी को, काम करने वाली जो रहती है ना, राजा महाराजा के घर में अनेक दासियाँ हुआ करती थी। तो वो कहता है कि ये चेटी, ये दासी मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसलिए माँ तुम मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है, तुम्हें उठ के बैठ करके इच्छा नहीं कर रहा है सुनाने का तो तुम लेटे लेटे ही सुनाओ, लेकिन मुझे आज तुम कहानी सुनाओ। तब उसकी माँ उसे कहानी सुनाना प्रारंभ करती है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तब यशोधरा कहती है कि सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तब वो कहती है कि सुनो राहुल, उपवन यानी बगीचे में रोज सवेरे उठकर तुम्हारे पिता उपवन में घूमने के लिए जाया करते थे, जहाँ पर तरह तरह के सुगंधित फूल खिले हुए होते थे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तब वो बताती है कि उस वन में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, और तालाब जो था जब हवा की झोंके चलती थी तो उससे तालाब का पानी जो है उसमें एक अजीब सा लहर उठता था, जो देखने में बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। तब राहुल कहता है कि हाँ माँ यही कहानी तो मैं कह रहा था तुम्हें सुनाने के लिए। अब आगे सुनो। गाते थे खक कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद होकर खक सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। एक दिन जब तुम्हारे पिता उस उपवन में सवेरे सवेरे घूम रहे थे तो उसी समय एक शिकारी के बाण से घायल होकर एक हंस जो है ठीक उनके सामने आकर के गिरता है, और तुम्हारे पिता उसे अचानक गिरा हुआ देख करके और उसे भी घायल अवस्था में देख करके वो बहुत द्रवित हो जाते हैं, और उसे अपने गोद में उठाकर उसे प्यार से अपने हाथों से सहलाते हैं। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी,
कोमल कठिन कहानी। और जब वो उस पक्षी को उठाकर अपने गोद में उसे प्यार कर रहे थे, उसी समय वह आखेटक वो शिकारी जिसने उसे बांध से मारा था वो वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है कि यह शिकार मेरा है, मैंने इसका शिकार किया था, मैंने इसे अपने बांध से मारा था और ये मेरा हंस है। क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है इसलिए ये हंस मेरा है, आप इसे मुझे दे दें। अब यहाँ पर बच्चों ये कहानी दो भागों में बढ़ जाती है, एक मारने वाला और एक बचाने वाला। कहानी की स्थिति अब बड़ी ही कोमल और कठिन हो जाती है। कोमल इसलिए होती है कि उसे गौतम बुद्ध ने बचाया, और कठिन इसलिए हो जाती है कि आखेटक शिकारी जिसने उसे बांध से मारा, घायल कर दिया और उसे अब जान से मारने पर वो तुला हुआ है। तो ये कहानी अब कोमल और कठिन स्थिति में पहुंच जाती है। बांधा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने को ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब वो आने के बाद पक्षी को लेने का जिद करने लगा कि ये पक्षी मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है, और वो हट कर लिया कि ये मेरा शिकार है, मुझे ये चाहिए। इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ गई और धीरे धीरे ये बात न्यायालय तक जा पहुंची और सारे लोग इस कहानी को जान गए कि इस कहानी में क्या बात हुई है। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तब यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती है कि राहुल बताओ कि न्याय करने वाला किसका पक्ष लेगा। तब राहुल कितना बाल सुलभ मन से जवाब देता है, आप लोग ध्यान से सुने। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। आगे सुने आप लोग, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य ना उसे उबाड़े। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तब राहुल फिर माँ को जवाब देता है कि माँ अगर कोई निरपराध यानी जिसने कोई गलती नहीं की है उसे अगर कोई मारता है तो दूसरा उसे क्यों नहीं बचाएगा। और बचाने वाला मारने वाला से ज़्यादा बड़ा होता है, और न्याय करने वाला जो होगा वो हमेशा दया करने वाले के पक्ष में अपना न्याय करेगा। यानी न्याय जो है मारने वाले के पक्ष में नहीं बल्कि बचाने वाले के पक्ष में होता है। इस प्रकार राहुल ने एक सही जवाब अपनी माता को देता है। तो ये थी बच्चों कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी हुई, और ये राहुल और यशोधरा का एक तरह से वार्तालाप था जो कहानी आप लोगों को सुनकर के भी बहुत अच्छी लगी हुई। आप लोग बच्चों आज इस कविता को किताब खोलकर आप लोग खूब अच्छी तरह पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और पूरी कविता को याद भी करेंगे। पूरी कविता क्या करना है, इसको याद करना है और कविता को याद करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। और मैं इसका अर्थ समझाई हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। तो बच्चों आप लोग को मन से इस कविता को याद करेंगे।